नमस्ते दोस्तों। मैंने इस वीडियो की हेडिंग दी है कि ये आपकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि सरकारें आपसे जानकारियां छुपा रही हैं। हम आपको जानकारियां लगातार देते रहे हैं। सरकारों ने क्या किया, हमारे जनता सरकार मोर्चा का जो पेज है उसकी रीच को ही घटा दिया, इतना घटा दिया कि अब हमारे लोगों के पास ही उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो इसके ऊपर थोड़े दिनों के बाद, ये शायद 3-4 महीने के बाद ये बैन हटेगा, तब तक हम अपनी टीमों का भी गठन कर चुके होंगे। लेकिन इस दौरान मैं ये आपको बता दूं कि आज की जो ये वीडियो है ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें, तो मैंने सोचा कि लाइव भी चला देता हूं ताकि उस रिकॉर्डिंग को लाइव भी आप देख पाएं। फिर मैं यूट्यूब चैनल जो नीडर इंडिया है और द खबर हरियाणा, सूर्या केतु, देवेंद्र बल्हारा, जनता सरकार मोर्चा, उन पे कोशिश करेंगे उन सब जगह पे इनको डालने की। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अब आपके साथ करमू नजर नहीं आता है, असंध हलचल जो चैनल है वो नजर नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस की कारण उनके चैनल्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी मोनेटाइजेशन हट गई, उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया और फिर उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ हमारी वजह से। तो फिर भाई, जब हम किसी के लिए नुकसान के कारण बनते हैं तो फिर वो हमारे साथ क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे कारण उनकी वीडियोज उड़ रही हैं। नमस्कार सोमवीर भाई। तो इसलिए मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजों की जानकारी दूंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने एक प्रकरण देखा होगा, उससे पहले आप प्लीज शेयर कर दीजिए जितना हो सके ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। इसका लिंक भी अगर आप आगे भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं हमारे साथ और ताकि वो भी सुनते रहें, वो भी देखते रहें। आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्रकरण रहा कि जब मेरी गिरफ्तारी थी, मेरी गिरफ्तारी के दौर में उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा और मैंने टेस्ट करवाने से मना कर दिया था और बड़ा बवाल मचा सेक्टर 16 के अंदर। तो उनको फिर मेरी बात माननी पड़ी जब मैंने ये कहा था कि मेरा शरीर मेरी मलकियत है मेरे शरीर पर, और मैं अपने शरीर को तुम्हारी मर्जी से, अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं सौंपूंगा। और इसलिए उनको फिर मानना पड़ा और बिना टेस्ट के ही मुझे वो जेल लेकर के गए, जहां उन्होंने काफी जुगाड़ करके फिर मेरा नेगेटिव टेस्ट अरेंज किया। तो फिर क्या होता है कि ये चीज आने वाली थी। फिर आपने देखा होगा कि अभी मुंबई हाई कोर्ट में जब एडवोकेट नीलेश ओझा ने एक पिटीशन दायर की कि साबित करिए कि मुंह ढकने वाला जो यंत्र है उसको लगाने के बाद आप किसी तरह के वायरस से बचा लेते हो, और या साबित करिए कि किस किस की मीटिंग थी जिस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिए गए, चाहे लॉकडाउन वाला निर्णय हो, चाहे ये इस वाला क्या नाम फाइन वाला निर्णय हो, चाहे जबरदस्ती टेस्ट करने वाला हो, चाहे फॉल्स पॉजिटिव का केस हो, चाहे फिर ये ईयूई लगाने वाला केस हो। तो इसकी जो डिसीजंस थे वो किसके थे? बहुत से लोगों ने कहा, सरकारों ने, उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने ये कहा कि हमने किसी को फोर्स नहीं किया है और हमारी तरफ से ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार से फिर पूछा गया कि फिर स्टेट को क्यों बैकअप दे रहे हो? तो उन्होंने फिर एक लाइन में बैकअप दिया स्टेट के डिसीजंस को कि किसी भी आदमी को खुद की जिंदगी के साथ खेलने का हक है, लेकिन उसको दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का हक नहीं है। ऐसा कह करके हम इस स्टेट के इस डिसीजन को फेवर करते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती अगर की हुई है कहीं पर सर्टिफिकेट दिखाने की। लेकिन फिर भी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि हमें वो सारी रिसर्च दिखाइए जिसके दम पर आपने आज तक के ये मैंडेट लागू किए हैं, तो यकीन मानिए स्टेट सरकार के पास कोई डिसीजन नहीं था। तो क्योंकि वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ टच में है, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, डीएमए, उसको हटा लिया और सारी पाबंदियां हटा ली गई। लोगों के मैसेजेस आए कि बलारा साहब मुबारक हो, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आपकी कोशिश रंग लाई, और दूसरे संगठन जिन्होंने मेहनत की थी उनकी कोशिश रंग लाई। और मैंने उनको कहा कि आपको
अंदाजा नहीं है ये क्या करने वाले हैं। अभी कुछ भी जीत नहीं हुई है। अभी तो हम लोगों की ये लोग ताकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो बोलेंगे, किनको मैनेज किया जा सकता है, किनको डराया जा सकता है, किन लोगों को खरीदा जा सकता है और किन लोगों को लालच दिए जा सकते हैं भविष्य के। ये क्या क्या दांवपेच खेलेंगे, खड़े होकर के कौन लोग आएंगे, इनको फाइनेंशियल हेल्प कहां से मिलेगी, कौन पार्टी होगी, कैसे रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी मदद करेगी, या ये कोर्ट में कौन कौन सा वकील होगा इनकी तरफ से और वो क्या क्या दलीलें देगा। तो उन दलीलों को जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे हमारे पे हमला होगा या जहां भी कोई भी गैर कानूनी बात होगी, उस गैर कानूनी बात का विरोध कैसे करेंगे ये लोग और दलील क्या देंगे। तो वो दलीलें इन्होंने इकट्ठी कर ली हैं आज तक, और अब ये लोग करने जा रहे हैं जो वो इतना भयंकर है कि हम लोग अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगियों को नरक बनाने वाले हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे अपने बच्चों को तिल तिल कर मतलब अपनी आंखों के सामने गुलाम होते हुए देखेंगे, और ये इसी जन्म में होगा अगर हमने बोलना शुरू नहीं किया तो। क्यों होगा वो मैं आपको थोड़ा सा इसका कारण बता देता हूं। 3 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि 4 चीजें हो सकती हैं। एक तो जो बूटी के साइड इफेक्ट्स आए हैं इसके बारे में, एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 का लेकर के आए हैं ये लोग, इसके बारे में आप इसको शेयर कर दीजिए प्लीज, जिनके पास भी भेज सके, नहीं तो देखने के बाद आप इसका लिंक जरूर शेयर कर देना। और बहुत बहुत मेहनत करी है आज। अभी मैंने ये आप देखेंगे अगर इसके ऊपर ये इतने सारे पेजेस हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है, जो डिटेल्स निकाली हैं कि पब्लिक के अंदर ये जो क्या क्या खेल चल रहा है। तो ये पेजेस हैं करीब ये हैं करीब 45 पेज हैं जिन पे आज काम किया है। तो कल रात, कल दिन और आज दिन में ये सब कुछ किया, जिसको निकाल करके, और उसके बाद यकीन मानिए एकदम साफ हो गया कि सरकारों की नीयत क्या है और वो भविष्य में क्या करने वाली है। और आपको मैं बताऊंगा, मैं कुछ चीजें नहीं यूज कर सकता, कुछ शब्दों का यूज नहीं कर सकता, जो वो लगती है आपके यहां पर उसका भी नाम नहीं ले सकता, जो आप यहां लगाते हैं उसका भी नहीं ले सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सरकारें आपको मारने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा। सरकारें आपके फेवर में है, मैं ऐसा कह दूंगा। आप समझ जाइएगा सरकार आपसे क्या चाहती है और सरकार आपके लिए कैसा भविष्य देखती है, और आपको कैसी कैसी बातें सरकार कहेगी और आप फिर क्या कहेंगे। तो एक मैंने आपको बताया द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा आज की बात में वो है पब्लिक हेल्थ बिल, जो पार्लियामेंट के जो मानसून वाले सत्र हैं उसमें अभी लाने वाली है सरकार, और बिल पेश किया जाने वाला है। और तीसरा है जो पेंडेमिक ट्रीटी है, जो WHO की पेंडेमिक ट्रीटी जो हर देश को साइन करने के लिए भेजी है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के देश हैं उन्होंने भेजी है। तो वो देश अपने देश मतलब वो मुल्क के जो राजा हैं या जो उस मुल्क को संभालने वाले लोग हैं वो अपने देश के लोगों की राय लेते हैं या सीधा ऐसे ही मतलब जारी कर देंगे इसका रेफरेंडम या इसका कोई आदेश, वो देखने वाली बात होगी। और चौथा, कुछ साइड इफेक्ट्स की बात बताऊंगा मैं जो लोगों के साथ हुआ, या मैं ये कहूंगा कि ब्रेन हैमरेज और जो हार्ट अटैक्स के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस किस तरह के और कैसे लोगों के हैं, और उनमें से मैक्सिमम ने पहली और दूसरी ले रखी थी। और बच्चों के केस में तो जैसे पहली के बाद ही हुए कुछ साइड इफेक्ट्स, और बड़ों के केस में सेकंड के बाद, और तीसरी के बाद तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर बोल के ही गया कि अपना AIDS जो है वो चेक करवा लेना जिसने तीसरी ले ली है, क्योंकि उसके बाद पूरे चांसेस हैं, जिनके बाद फिर रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ भी हो गई थी, जो RT-PCR के निर्माता है केली मोरिस की तरह। तो अभी मैं इसके अंदर ना मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है उसके बारे में, 2022 के बारे में आप प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। ये अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, 28 मार्च को मंडे को ये लोकसभा में दिया जा चुका है, जिसके अंदर
अभी तक जो पुलिस को जो अधिकार थे, मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके टो प्रिंट्स जो हैं, मतलब फुटप्रिंट्स लेने का अधिकार था, वो भी तब जब आप जेल में जाते हैं। लेकिन अब कोर्ट्स में आप अपने बायोलॉजिकल डेटास को भी देने से मना नहीं कर सकते। यानी आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी देने से मना नहीं कर पाओगे। वो क्या क्या? दिस बिल अलाउज द पुलिस टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग योर रेटिना एंड आइरिस स्कैन। यानी कि ये जो कानून आने वाले टाइम में, इस बिल, यानी ये विधेयक है अभी फिलहाल, अगर ये कानून बन जाता है तो पुलिस आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल जितने भी हैं उन सबको जबरदस्ती ले सकती है और उनका डेटा रख सकती है, इंक्लूडिंग योर रेटिना एंड आइरिस स्कैन। आपका और अनप्रेसिडेंटेड पावर मिलेगी आपके ब्लड सैंपल्स, आपके सलाइवा, आपका डीएनए सैंपल, कोई भी सैंपल मतलब। और डीएनए बैंक के नाम पर एक डीएनए के लिए अलग से कानून बन रहा है, उसको भी बहुत समझने वाली बात है। और जो ये लग रही हैं, ये भी डीएनए बेस और आरएनए बेस पहली बार बन रही हैं, ये भी समझने वाली बात है। इनको आपको, इन डॉट्स को कनेक्ट करना है आपने। हम सीधा सीधा बोलेंगे और बोलते ही हमारी वीडियोस गायब हो जाएंगे और ये समझ में नहीं आता हम आप लोगों को कैसे समझाएं। तो आपके डीएनए सैंपल, आपके सलाइवा, यानी कि चाहे आपका नाक से लेना हो चाहे आपका मुंह से लेना हो, उसको जबरदस्ती ले सकती है पुलिस। ब्लड सैंपल आपका जबरदस्ती ले सकती है पुलिस। रेटिना का और आइरिस स्कैन ले सकती है। जो हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास शहरों में लगने वाले हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन से जो आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज करके डेटा इकट्ठा करके ऊपर भेजेंगे सेंट्रल एजेंसीज को, ये भी पॉइंट नोट करने का होगा कि आप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं और आप इस पे क्या कहते हैं। समझ गए होंगे आप अभी तक। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, पब्लिक हेल्थ बिल। ये इसमें मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये आपको आपके डेटा को जबरदस्ती लेने का बिल अभी आ गया था। फिर है पब्लिक हेल्थ बिल। ये पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र में टेबल होगा और इसका पर्पस क्या है देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसे समझना होगा। मैं इसके कुछ नए ड्राफ्ट बता देता हूं। जो ये पब्लिक हेल्थ बिल है, ये पब्लिक हेल्थ बिल आने वाले टाइम में आपका जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसको रिप्लेस करने वाला है। यानी कि अभी तक आपने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तो रिवोक कर लिया सरकार ने, लेकिन अभी पेंडेमिक एक्ट को रिवोक नहीं किया है। तो पेंडेमिक एक्ट अभी भी लगा हुआ है अपने देश के अंदर, तो उसके अंतर्गत अभी भी आपके ऊपर कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जो नया ड्राफ्ट है, हेल्थ लॉ है, मैं ये एज इट इज पढ़ूंगा। इसके अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा। वो शब्द जो हैं वो इस वीडियो को हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा वो लोग इसको डिलीट करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं कुछ शब्द हो सकता है काटूं। ये एक ऐसा पब्लिक लेजिस्लेशन होगा, एक ऐसा कानून होगा जो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा, मतलब मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं। दिस इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अलाउज द गवर्नमेंट फोर्सिबली, यानी जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए और वैक्सीनेट करने के लिए मतलब पावर करेगा सरकार को। यानी ये कानून, ये बिल अगर कानून बन जाता है तो आपको जबरदस्ती टेस्ट किया जा सकेगा कानूनन। अभी कानूनन आपका अधिकार है कि आप मना कर सकते हो कि मेरा शरीर है, मैं नहीं टेस्ट कराता, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा करके बड़ा बोला था मैं। तो अभी ये होने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ वकील अपने साथी हैं, वो ये कहते हैं कि कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी। अरे मैं ये कहता हूं ये कानून ही उस हिसाब से बना देंगे तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे भाई? तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो और किस तरह का भविष्य देख रहे हो। तो अभी ये कानून जो आपका नया ड्राफ्ट जो हेल्थ लॉ है, जो मैंने अभी आपको बोला था पब्लिक हेल्थ बिल जिसको बोला था, तो ये कह रहे हैं कि ये जब लागू हो जाएगा तो सरकार को ये अधिकार होगा कि वो जबरदस्ती टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती क्वारंटाइन कर सकती है और जबरदस्ती आपको ये लगा सकती है। एनी पर्सन कैन बी एग्जामिन्ड
किसी को भी एग्जामिन किया जा सकता है, वैक्सीनेटेड आपको लगाया जा सकता है, एंड गिवन एनी अदर ट्रीटमेंट विदाउट हिज और हर कंसेंट, यानी कोई और उसको इलाज दिया जा सकता है उसकी मर्जी के बिना। आप नेचुरोपैथ हो, आप होम्योपैथ हो, आप आयुर्वेद को मतलब डील करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। आपकी मर्जी के बिना आपका इलाज सरकार करेगी अपने हिसाब से। वो आपके शरीर में कुछ डालना चाहती है तो आप मना नहीं कर पाओगे। अगर ये नया पब्लिक हेल्थ बिल कानून बन जाता है तो आप और आपके बच्चे कभी भी मना नहीं कर पाएंगे कानूनन, क्योंकि अभी तक लोगों के जब मैसेजेस आते थे मेरे पास कि वो कानून की कॉपी दे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दे दीजिए जिसके अंदर मैंडेटरी नहीं है और स्वैच्छिक है, तो मैंने एक ही बात कहता था मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कि कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे या कल को सरकार लिखित में दे दे कि नहीं तुम्हें मैंडेटरी करवाना ही होगा, तब क्या करोगे। तो ये वो टाइम आ गया मेरे दोस्तों कि ये अभी बिल डाल दिया है इन्होंने, ये कानून बन जाएगा, तो अब आप किसी भी सूरत में बच नहीं पाओगे, आपको रगड़ा जा सकेगा इस कानून के बाद। दिस लेजिस्लेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू फोर्स पीपल टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। यह कानून सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए मजबूर कर सकता है, मतलब सरकार को पावर दे सकता है कि वो मजबूर कर दे लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। एंड टू कैरी आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शंस, अचानक से ऑफ द प्लेसेस दे लिव एंड वर्क इन, आपके काम के स्थान पर, आपकी जहां नौकरी है या जहां आपका बिजनेस है वहां और आपके घर में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए कोई भी घुस सकता है आपकी परमिशन के बिना। पॉइंट्स को समझिएगा, आपकी प्राइवेसी, आपकी जिंदगी किसी भी काम की नहीं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई मैं तुम्हारा दिया हुआ केमिकल नहीं लेता, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई तुम्हें यह खतरा लगता है कि मैं बाकी लोगों में संक्रमण फैलाऊंगा, तो मैं अपने घर में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये कहेंगे नहीं तुम्हें लेना ही होगा, तुम्हारे घर में घुसकर लगाएंगे। मैं कह दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारे घर और तुम्हारे काम की जगह पर जबरदस्ती घुस जाएंगे। पहले भी घुसे हैं, तब आप चुप थे, इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए, फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फिर ये भागने शुरू कर गए। शेयर कर दीजिए प्लीज आप लोगों तक। अच्छा, दिस ड्राफ्ट लॉ also allows the government to kill the birds and the other animals। ये कानून सरकार को पक्षी और जानवर मारना भी अलाउ करेगा। यानी अगर सरकार कह दे कि पर्टिकुलर बीमारी को जानवर फैला रहे हैं, तो ये कानून अलाउ करेगा कि सरकार लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आपके जो डंगर हैं उनको भी कह दे कि ये बीमारी जो है इन डंगरों से फैल रही है, तो आपको ये मारने पड़ेंगे भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आया। फिर प्रिपेयर्ड ज्वाइंटली बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि एनसीडीसी, सीडीसी ने बनाया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ ने बनाया है। दिस बिल एम्पावर्स द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ये बिल आप स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को अलाउ करती है, एम्पावर करती है कि वो टेक द एप्रोप्रिएट मेजर्स, वो अपनी मर्जी से ऐसे निर्णय ले सकता है, इंक्लूडिंग क्या क्या, कौन से निर्णय, क्वारंटाइनिंग पीपल, कंटेमिनेटिंग द स्पेसिस, यानी आपके घरों में छिड़काव करना है, किस चीज का करेंगे हमें नहीं पता,
आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी अगर वो कहते हैं कि भाई तू जो इन्फेक्शन फैला रहा है, देवेंद्र बल्हारा इन्फेक्शन फैला रहा है, तो इसको और आप तक जानकारी पहुंचेगी नहीं हमारी, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और डिस्ट्रॉइंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड कंडक्ट द सरप्राइज इंस्पेक्शन इन द इवेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इंस्पेक्शंस भी, ऐसे इंस्पेक्शन भी मतलब कंडक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 3 है इस कानून का जो आपको देता है, समझ गए आप। यानी कि आपकी जिंदगी के डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे। इसमें थोड़ा आगे पॉइंट और है, दिस बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू कंडक्ट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी मर्जी के बिना आपका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी हो सकता है। प्रोवाइड डैशिनेशन और द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, यानी कि आपको वो इलाज दिया जा सकता है किसी भी बीमारी का, टू अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड, सफरिंग और सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग। यानी कि आप उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक्सपोज हुए हो, उससे ग्रसित हो, यानी आपका टेस्ट जो है, जो कि फॉल्स पॉजिटिव आया है खूब, आप उसका टेस्ट में आप पॉजिटिव आ गए हो तो भी आपको मतलब ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आप एक्सपोज हुए हो, यानी बाय चांस हमने कहा कि भाई पानीपत के एरिया में बड़ा फैला हुआ है, पानीपत में मैं घूम के आया था, तो सरकार कहेगी तू पानीपत में गया था, अब तेरे को तो लेना पड़ेगा क्योंकि तू एक्सपोज हो गया है। मैं कहूंगा कि मैं नहीं भाई, कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये कानून सही है, समझ गए। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस हैं, यानी जितने भी टेस्ट हैं, जितने मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जितने डेस्टिनेशन हैं और जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, ये बिना उस व्यक्ति की इच्छा के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी कंसेंट के किए जा सकते हैं। ये है सबसे बड़ा पंगा, यानी आपकी जिंदगी, आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं होगा अगर ये कानून एक्ट में आ जाता है तो अब आप समझदार हैं कि आप इसके लिए क्या निर्णय लेते हैं, आप इसके लिए क्या मतलब अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें कमेंट करके हमें बताइए, कि इस कमेंट में बताइए कि ये बातें बहुत सही हैं या मतलब बहुत गलत हैं। मनीष बोल रहा है भाई बात तो सुन ले। अरे भाई अभी नहीं सुन सकता ना, बात कहूंगा कैसे मैं, ये लाइव में एक जगह रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो प्लीज आप मैसेज करते रहिए, आपको जवाब दूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में, ऐसे बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब मैं आपको कुछ इस बूटी के कुछ असर बताता हूं, कुछ साइड इफेक्ट्स बताता हूं, इसमें आपको कुछ जानकारियां दे दूंगा। डेट्स वाइज मैंने कुछ लिखी थी, आगे पीछे हो जाएंगी, बट डोंट वरी। 21 मार्च को पुणे में एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली मूवी देख करके एक बंदा घर आया, अभिजीत शशिकांत शिंदे 38 साल का। घर आते ही उसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एक ये बंदा है। 29 मार्च को रायपुर जिले का जो एएसपी है, उसको नाश्ते के बाद एकदम से हार्ट अटैक आ गया। अच्छा जी, एक चीज इंदौर में, एमपी के इंदौर में क्या होता क्या है कि एमपी के इंदौर में मकान मालिक ने कहा कि जो इस बंदे की फोटो हटाओ, जो ये दड़ियल है इसकी हटाओ, नहीं तो काट डालेंगे, ऐसा कुछ लाइन बोल दी। और उसी टाइम उस बच्चे की मां को हार्ट अटैक आ गया, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए हार्ट अटैक आया है। एक इसी के अंदर है 27 मार्च को पीलीभीत के बीसलपुर के मोहल्ला पटेल नगर में जो बस चालक है, रोडवेज का जो कर्मचारी है, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 28 मार्च का जागरण बताता है, यानी 27 को हुई होगी ये, कानपुर के थाना परिसर में दरोगा जी की बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वैभव राउत 25 साल का लड़का है, अभी अपने दोस्त की शादी में नाच रहा है, अचानक से छाती में दर्द होता है और गिर जाता है। अस्पताल ले जाते हैं तो ब्रॉड डेड मतलब मृत पाया जाता है। गोपी राजू 19 साल का, ये अमीरपेट तेलंगाना के अंदर है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 12वीं क्लास का बच्चा
एग्जामिनेशन हॉल में हार्ट अटैक पकड़ता है और उसी टाइम ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। गुजरात में 12वीं की लड़की को अहमदाबाद में, जो 29 मार्च की बात है, आपको याद ही होगा, उसको 12वीं की बच्ची को हार्ट अटैक हो जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 जनवरी 2022 की बात है। बच्ची को स्कूल में लगा, क्या लगा आपको समझ आ गई? आपको क्या लगा? तमिलनाडु के शॉलिंगपुर की बात है, ये रानीपेट की। तमिल सेल्वी की बेटी को, जो 17 साल की बेटी है, उसको लगा। घर आते ही बीमार पड़ गई। अगले दिन अस्पताल में दाखिल कराई। अस्पताल के अंदर दाखिल कराने के बाद इलाज के दौरान पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तब से लेके तमिल सेल्वी और उसका पति शॉलिंगुर, रानीपेट, वेल्लोर और चेन्नई, इन 4 जिलों में जाकर के अपनी बेटी के इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च कर चुका है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सरकार ये कह रही है, जब वो वहां जाती है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर में, तो डॉक्टर टी जैकब जॉन बोलते हैं कि इस सीनेशन से जो है रोशनी नहीं गई है आंखों की। एक्चुअली ये जो रोशनी जाने के पीछे किसी रोग के जो लक्षण हैं वो जागृत हो गए होंगे। यहां पर वो कहते हैं कि भाई इससे कोई नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ, ये तो पुराना किसी रोग के लक्षण जागृत हो गए होंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि कपिल भाई ने इसकी जानकारी हमको दी, कपिल बजाज ने, कि जो ये डॉक्टर टी जैकब जॉन है, ये पीएचएफआई का गवर्निंग बोर्ड में भी रह चुका है, उसका मेंबर रह चुका है, पीएचएफआई के गवर्निंग बोर्ड का सदस्य रह चुका है, जो कि सीआईए, गेट्स, रॉकफेलर और वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरा गैंग है। और तमिल सेल्वी की जो बेटी बीमार है, जिसकी आंखों की रोशनी गई है, उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक और लड़की को गुयन बेरी सिंड्रोम भी हुआ है, GUILLAIN बेरी सिंड्रोम भी हुआ है, जिसमें शरीर को लकवा मार जाता है। और जिस लड़की को लकवा मार गया है, उसके घर वाले उस पर 6 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। ये हालात है इन खेलों की जो आपके साथ हो रहा है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें, ये डिफेंडर की खबर है। द डिफेंडर एक बहुत जाना माना अखबार है अमेरिका का। उसने खबर दी है कि दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 से लेकर 18 मार्च 2022 तक, यानी कि ये समझिए आप करीब ये हो गया 1.5 साल की बात होगी। 1.25 साल में टोटल 11,95,396 एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुए हैं। ये मैं अमेरिका की बात बता रहा हूं, सीडीसी की VAERS, जो इसके बाद के जो एडवर्स इवेंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट होती है, ये उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया कि लगभग, यानी 11,95,300 कुछ का मतलब हो गया लगभग 12 लाख एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 26,059 डेथ हैं और 2,11,584 सीरियस इंजरीज हैं। और इसकी खबर है कि 5 से 17 साल के बच्चों में 664 रिपोर्ट्स जो हैं वो मायोकार्डिटिस की हैं। अब आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आपके बच्चों को मतलब इसका कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ये आप समझ सकते हैं। आप ये बता रहे थे जो 664 रिपोर्ट्स मायोकार्डिटिस की है। मायोकार्डिटिस क्या होता है? ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें हार्ट मसल जो है वो मोटी हो जाती है और जलन होने लग जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह, मतलब इनकी वजह से भी हो जाता है। और क्यों हो रहा है ये तो आपको पता ही है, मुझे लगता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट था। और अब जो चौथा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था, जिसके लिए मैंने ये शुरुआत की थी, लेकिन वो 35 पेज का डॉक्यूमेंट है जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो WHO ने पेंडेमिक ट्रीटी दी है, इसके ऊपर
डॉक्टर जोसेफ मर्कोले का एक एनालिसिस है कि इससे क्या होगा। दो चीजें हैं, आपको कंप्लीट पूरी तरह से मोटे तौर पर मैं बता दूं, इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली है, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, तो लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं, जो ये ग्लोबलिस्ट कबाल है, मतलब षड्यंत्र जो चुपचाप से ये WHO को आगे करके अपना खेल खेल रहा है। सबसे पहली बात, इस ट्रीटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। कोई भी स्टेट है वो उसकी संप्रभुता, किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है ये, जिसमें संप्रभुता का मतलब क्या है कि देश के लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने नेताओं को बताएंगे कि हमारी जरूरत क्या है, और वो नेता उसके हिसाब का निर्णय लेंगे, और ये उस देश का अपने डिसीजन लेने की अपनी एक ताकत होती है। हर देश की अपनी एक संस्कृति है, उसके हिसाब से अपना इलाज की पद्धति है। तो WHO नहीं बता सकता किसी को कि तुम्हें कौन सा इलाज लेना है, लेकिन अगर ये ट्रीटी साइन कर देता है कोई देश, तो फिर ये बाइंडिंग हो जाएगा और देश के लोग और वो देश अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जबरदस्ती हो जाती है तो फिर आपको जो ये लगवाना भी जरूरी होगा और फिर उसका सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो कही गई है वो ये है कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को सेंसर करने की पावर हम किसी को दे देंगे। यानी आपका डेटा जो है वो कंप्लीट सारा डेटा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो हमने किसी एक संस्था को दे दिया समझो, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये जिनको हम दे रहे हैं। आधार का डेटा भी प्राइवेट कंपनी के पास है, जो आपका ये जो सर्टिफिकेट आपका बन रहा है ये भी प्राइवेट कंपनी के पास है, इसका भी मेंटेनेंस। तो आप समझ लीजिए जो भी चीजें ऑनलाइन है वो सारी प्राइवेट कंपनियों के पास है आपकी, तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके पास चली जाती है तो क्या होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक कमाल की बात है कि अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर ने कोई फरमान जारी किया है, उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी तो जिम्मेदारी है डॉक्टर की। लेकिन अगर WHO कोई फरमान जारी करता है और उससे अगर मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि WHO को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, तो WHO के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी देश, कोई भी मुल्क कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये एक कितनी खतरनाक पॉइंट है, ये आप समझते हैं इसमें कितना बड़ा खेल है। अगली बात आपको बताएं कि WHO का सबसे बड़ा फंडर कौन है? बिल गेट्स। यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा फंडिंग, मतलब सबसे बड़ी फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, अमेरिका से मतलब। दूसरे नंबर पे ये आती है, बिल गेट्स आता है। तीसरे नंबर पे लेकिन गावी क्या है, जो ये वैक्सीन्स बनाती हैं, वो कंपनी रिसर्च का सारा काम करता है। गावी और बिल गेट्स का जो टोटल जो डोनेशन है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल फंडिंग है WHO को जाती है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि इनडायरेक्टली बिल गेट्स सबसे बड़ा फंडर है WHO का। रॉकफेलर फाउंडेशन भी है, और रॉकफेलर फाउंडेशन तो ड्रग्स माफिया है पूरी तरह से, इसको तो सबको मालूम ही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। इवेंट 201 के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी फंडिंग भी बिल गेट्स ने ही की थी। और जो एक और चीज थी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक्सरसाइज, ये इसको फंडिंग देने वाला भी अपना बिल गेट्स ही था। तो मैंने बहुत डिटेल में मैं इसकी गया था, 35 पेज की हमने ये डिटेल एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और इसके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान तो डिस्कशन किया जा सकता है, और वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे तो सारा कुछ उड़ जाएगा, इसमें तो बता ही नहीं सकते हैं। इसमें द पल्स जो चैनल है उसके जो मार्टिनो ने लिया था, शबनम पालेस मोहम्मद, जो वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ की स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर है, उनका इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने बताया कि ये जो ट्रीटी है ये क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये ट्रीटी सबसे पहली बात तो इनवैलिड और अनलॉफुल है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ में जो मेंबर थी, स्टीयरिंग कमेटी में जो मेंबर थी, उन्होंने ये बताया।
उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया कि अल्टीमेट पावर ग्रैब जो है वो WHO के पास चली जाएगी, सबसे बड़ी पावर वही हो जाएगा, फिर किसी मुल्क के पास कोई नहीं बचेगा और आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आपकी उस आज़ादी को छीनने के लिए जो मैंने 2 कानून अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारी संसद में ऑलरेडी जा चुके हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो ये सर्टिफिकेट था ना, पहला सर्टिफिकेट दिखाओगे तो बस में जा पाओगे, इधर जा पाओगे, वहां जा पाओगे, इसको इसको दोबारा से थोपने की बारी आने वाली है, आपको दोबारा से थोपा जाएगा। और इसके बाद ऊपर कुछ सिटीजन्स कुछ बोला है, मैं आपको बता देता हूं, WHO ऑफिशियल ने अभी ओटावा में बोला है अपने सिटीजन्स को कि भाई अभी ये मत समझो कि महामारी जा चुकी है, अभी तो फार फ्रॉम ओवर है, अभी तो बहुत दिन चलेगी ये। तो ये उन्होंने बताया था, ये इसको मतलब। अच्छा, दूसरी बात, यूनाइटेड ट्राइब्स ऑफ न्यूजीलैंड ने इस ट्रीटी को बिल्कुल पूरी तरह से खंडन कर दिया है। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पूरी की पूरी लाइन को समझोगे तो उन लोगों ने अपनी मीटिंग के अंदर पूरा प्रस्ताव पास करके, जैसे हम ग्राम सभा का करते हैं, ऐसे यूनाइटेड ट्राइब्स ने अपना प्रस्ताव पास करके बोला कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक तरह से बिका हुआ है और उनके हाथों में खेल रहा है, तो हम उसको अपनी पावर नहीं देते डिसीजन लेने की, और हम कलेक्टिवली तुम्हें फरमान जारी करते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे। तो मुझे आइडिया आया कि हमारी जो खाप पंचायतें हैं और हमारे जो और संगठन है और ग्राम सभाएं हैं, उनको ये काम अब करना पड़ेगा कि इस ट्रीटी के बारे में मैंडेट बनाए हम लोग। तो इसके लिए बहुत जल्दी हम निकलेंगे लोगों का समर्थन लेने के लिए। और दूसरा, अगला जो पॉइंट था, दिस ट्रीटी वुड क्रिएट द ग्लोबल सेंसरशिप ओवर द हेल्थ इंफॉर्मेशन। ग्लोबल सेंसरशिप, इसमें यही तो है ना। आप देखिए, जो आरोग्य सेतु ऐप थी वो क्या करती थी, आप कहां जाते हो कहां नहीं जाते उस पूरी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देती थी कि इतने लोग इकट्ठे रहे, या आपकी लोकेशन को, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को जज करने के लिए था। अब कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो दूसरे स्टेट में जाओगे। ये पूरा गेम प्लान था आपकी आजादी को सरेंडर करने में। आप खुद से सरेंडर कर दो ताकि खुद से ऑफिशियली। और 2019 में इस पूरे खेल का पता चल गया था। ये खेल बताऊंगा तो ये मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में, वो डिलीट कर दिया गया था। तो ये ट्रेनिंग में ही मैं आपको बता पाऊंगा जब हम लोग ये करेंगे। और ये आने वाली अगली जो महामारियां हैं उसका भी डिटेल पूरी तरह बता रही है। जो क्लास स्वाब है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन है, उसकी एक बुक है द ग्रेट रीसेट, उसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने निकाल करके रखी थी। और रियल में अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा लगेगा जो आप कर रहे हो ना, इट इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी काम नहीं आने वाला है, किसी भी काम नहीं आने वाला है। हम अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से नरक की आग में झोंक रहे हैं, अगर पूरी तरह से समझो तो इस पूरी कहानी को। यही कारण है कि हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सकता है जागरूकता के लिए काम कर ही रहे हैं। कल 5 तारीख है, तो 5 अप्रैल है मंगलवार, तो कल रोहतक में मीटिंग है हमारी, जो जिला कार्यकारिणी है। आप साथी अपने रोहतक के साथियों को बताएं जरूर कि पहुंचेंगे 10 बजे हुडा पार्क जो है बस स्टैंड के पास, वहां पर हम लोग सारे वहां होंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये जबरदस्तियां करने लगेंगी तो हमारे पास कम से कम अपने शहर में 50-100 लोग ऐसे होने चाहिए कि एक आदमी के साथ जबरदस्ती हो रही हो तो बाकी के 49 लोग भाग करके उसके पास जाके उसको बचा सकें वो जबरदस्ती से। तो एक तरह से सोचने वाले, एक फ्रीक्वेंसी पर सोचने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है और उनके साथ संगठित रहना बहुत जरूरी है। कल को आपकी जरूरतें एक दूसरे के साथ ही पूरी करनी पड़ेंगी। ये दौर 2030 तक नहीं रुकने वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये कानून ऐसे ऐसे आएंगे कि आपके घर का सारा लोहा, सोना, चांदी, जितनी धातु है वो सरकार के पास चली जाए, आपका पैसा सरकारों के पास जाए। श्रीलंका का जो फूड क्राइसिस है वैसा ही फूड क्राइसिस भारत में भी लाया जाएगा। रोज की रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाला जो सिलसिला है, ये उसी का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कोई अंतरराष्ट्रीय कानून, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो रखी है, मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल प्लान्ड। आप देखिए कि किसान को बर्बाद किया जाएगा। अभी देखिएगा, किसान की सरसों एमएसपी से ज्यादा खरीदी गई, अब की बार गेहूं भी एमएसपी से ज्यादा खरीदा जाएगा। और ये साबित किया जाएगा कि देखो वो कानून थे ना, प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा में खरीदते हैं,
और वो कानून जो थे वो बहुत सही थे। एफसीआई को बर्बाद किया जा रहा है, 2.5 लाख मीट्रिक टन से 40 लाख मीट्रिक टन पर स्टॉक आ गया है। तो भारत में अगर कभी पैसे की, उसकी फूड की जरूरत पड़े, अगर मान लो भूखमरी आ जाए, अब की बार मान लीजिए लोगों के पास पैसा ना रहे खाना खरीदने के लिए, आप एकदम से गेहूं का रेट इतना हो जाए, एकदम से उनका रेट हो जाए। पहले तो हम ये कहते थे कि इन कानूनों की वजह से हो रहा है, बट अब कह देंगे हम युद्ध की वजह से हुआ, पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी की वजह से हुआ, या कह देंगे कि ये इसकी वजह से हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा है, या फिर फूड क्राइसिस ऐसे आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो आपके पास पैसा बचा नहीं है और एफसीआई के पास अनाज नहीं है, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आपकी जमीन को ले लेंगे, इनको जमीन चाहिए अब की बार और कुछ नहीं। सारे रिसोर्सेज पे ये कब्जा कर चुके हैं, कोयले पे ये कब्जा कर चुके हैं, बांध पे ये कब्जा कर चुके हैं, पहाड़ों पे ये कर चुके हैं, रोड पे ये कर चुके हैं, रेलवे पे ये कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पे ये कर चुके हैं, हेल भेल सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे देख लो, चाहे हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे देख लो, आप चाहे आप बीएसएनएल पे देख लो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलआईसी, रेलवे, बैंकिंग, सबको ये कब्जे में कर चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको केवल इतना सा ही तो करना है इन्होंने कि जब हमारा फूड प्रोडक्शन बंद हो जाए, हमारे फूड क्राइसिस आ जाए, तो तब ये अपने इशारे पर चलाने लगे हमको। और उसके बाद फिर ये जो ट्रीटी है, फिर ये नए एक्ट हैं हेल्थ के से रिलेटेड, और फिर जबरदस्ती हमारे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन वाले हैं। तो हम लोग किसी भी कीमत पर बचने वालों में से तो नहीं दिखता मुझे। इन्होंने पहले से ही डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, और इनके साक्षी महाराज बोल चुका है कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। और अभी अभी एक डिक्लेयर किया है, उसने कहाँ का था वो, मैं अभी लिख रहा था उसको, क्योंकि हंगरी में जो विक्टर ऑर्बन है उसने बोल दिया कि ये महामारी का दौर है, इससे निपटना तो पड़ेगा ही और ये लंबी चलेगी, इसलिए जब तक मैं जीऊंगा मैं प्रधानमंत्री होऊंगा। तो हंगरी में ये एग्जाम्पल हो चुका है। और फिर 29 मार्च को शंघाई में 2.5 करोड़ आबादी वाला जो शंघाई है उसको इन्होंने पूरी तरह से जाम कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, ताकि लोग जो बाकी के लोग हैं बाकी मुल्कों में वो भी मेंटली तैयार हो जाएं अगले लॉकडाउन के लिए। तो ये पूरा का पूरा, इसको कैसे समझोगे आप? अपने आसपास के लोगों को जैसे ये मत कहिए कि लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, हमने बहुत समझाया लेकिन भक्त बने हुए हैं। नहीं, जो लोग भक्त बने हुए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, उनको जाने दीजिए। शहर में उन लोगों को ढूंढिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट रखिए, क्योंकि आपको जरूरत उनकी पड़ने वाली है। फिर वो जो भक्त बने हुए हैं उनको भी जिस दिन समझ में आएगा वो भी दौड़े दौड़े आपके पास ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनको जिस दिन अकल आएगी, उनको पता होगा कि ये इन लोगों ने ये चीजें पहले बता दी थी, फूड क्राइसिस आने वाला है, इसमें आने से पहले हमने बता दिया था। जिस तरह से आगरा है, मतलब अलायंस बनाया था जो ग्रीन रेवोल्यूशंस इन अफ्रीका, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के लिए था, जो बिल गेट्स ने अफ्रीका के अंदर किया कि हम अफ्रीका की भूखमरी को मिटा देंगे 2021 तक, और 2021 में उसकी जो भूखमरी है वो 1.5 गुना हो गई थी। ये मैं कब से बोल रहा हूं कि भाई ये जहां जहां जाएगा सब कुछ खत्म करता जाएगा, और फिलैंथ्रोपी की आड़ में ये सारा गंद फैला रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बचाने चला है लोगों को। पोलियो की जो आपके बच्चों को पिलाई गई थी उसकी भी सच्चाई हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन यहां बोलते हैं तो वीडियो डिलीट कर देते हैं अगर सच्चाई बताते हैं तो। ये मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसको। आपके पड़ोस में अगर किसी को कुछ हो जाए इस बूटी की वजह से और आप उसको फेसबुक पे लिख दो तो आपको 1 महीने के लिए बैन कर देंगे ये लोग कि तुम झूठ फैला रहे हो। सामने से हो रहा है और हमें मालूम है कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। ये इस तरह का समाज बना रहे हैं, हम बोल नहीं पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो ये साइट्स इनके मालिकों की, ये मालिक इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। अब ये साइट्स मान लो साइट्स ना हो, हम इंटरनेट चला देंगे। अब इंटरनेट को भी ये लोग सेंसर करने वाले हैं। साइबर अटैक आके आपके बैंक विक्टिम से पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपका इंटरनेट पे अटैक होकर ये कह दें कि अब इंटरनेट भी सेंसर होगा, अब इंटरनेट भी हमारी मर्जी से चलेगा, जैसे चाइना में चल रहा है। चाइना का एग्जाम्पल तो इन लोगों ने लेकर आना है, सोशल क्रेडिट सिस्टम, डिजिटल करेंसी है, और ये साइबर अटैक टाइप का, युद्ध, महामारी, फूड क्राइसिस, इट्स ऑल प्लान्ड।
तो ये जो चीजें हैं, आप राजीव दीक्षित भाई का वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, और पता चलेगा कि उन्होंने बताया हुआ है कि युद्ध अभी हो रहा है। ये सुनील ने मुझे बताया था, मैं भी सुनूंगा उनको, मैं नहीं सुन पाया था, लेकिन अब मैं सुनूंगा उनको डिटेल में। हालांकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम बचता है, लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। अपने जैसे लोग अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको संगठित करके उनके साथ संख्या बढ़ाइए। तो हम हर जिले में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप अपने जिला में, जैसे 7 जिले हो चुके हैं, कल 8वां जिला है, तो आप और जो बाकी जिले हैं उनमें भी आप अपने संगठन बनाइए, और जब उस जिले की बारी आए तो उसको पता करिए। आप इस वीडियो का लिंक दोस्तों तक भेजिए। आप ये जो पेज है जनता सरकार मोर्चा का, इसका लिंक भेजिए, और इसको सी फर्स्ट या फेवरेट वाली कैटेगरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी रीच इतनी कम कर दी है कि मतलब शेयर ज्यादा होते हैं और व्यूज कम होते हैं, बट स्टिल फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे, अपने चैनल पे लगा लीजिए। वी डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंफॉर्मेशन लोगों तक जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ही चैनल पे चले या हमारे ही व्यूज बने, ये कोई पर्पस नहीं है। पर्पस है जानकारी। आप ये जानकारियां इकट्ठा करके आप अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, लेकिन पहुंचानी पड़ेगी उस हिसाब से कि वो हमें सुन ले, वो जान ले इन चीजों को। बिना जाने बात बनेगी नहीं। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश हमारी जारी है। आप रोहतक आइए, कल मिलते हैं 10 बजे हुड्डा पार्क जो बस स्टैंड के पास है वहां पर, और फिर बहुत जल्दी ही रणनीति भी तय होगी इसके ऊपर कि क्या करना है ना। मैं ये समझता हूं कि जो दोस्त हैं, जितने भी लोग समझते हैं इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को, उनको आगे आना ही होगा, और कोई रास्ता मुझे नहीं लगता आपके पास बचा हुआ है। अभी जो और साथी हैं, मैं उन लोगों के मैसेजेस का जवाब दे देता हूं अगर आपको लगता है। अपना ध्यान रखिए। अरे भाई ध्यान दून कुछ नहीं है। अब तो दोस्त ये तो खेल जो है ये इतना बड़े लेवल पे जा चुका है कि अब इज्जत बेइज्जती जान की फिक्र कुछ नहीं, क्योंकि आपको सड़ना ही है। ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। अगर आप अकेले रहे और चुप रहे तो, आप नौकरी करते हो, आपके पास ढेर सारा पैसा है, प्रॉपर्टी आपने बना ली है, तो भी वो किसी काम नहीं आएगी। रगड़ने वाले हैं ये लोग ना, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का। और जो अपने आप को बड़े 30 मार खां समझते हैं, वो भी मतलब जान लें, छोड़ेंगे नहीं है। सर ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, हो सकता है। मैं बताऊं क्या लिखा है। शेयर कर दें हो सके तो। कैसे शेयर करें भाई, बहुत सारे हैं। मैं व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकता। हाँ, चैनल पे कर दूंगा मैं, अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका, सॉरी ये टेलीग्राम वाला चैनल है, DRDEV7 करके है, @DRDEV7, उस चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। और अभी जो है आपकी तरफ से जो, एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। इंदौर में 99% डैश हैं। पूरे भक्त सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश लोग हैं। 10,000 में से एक भी नहीं मिलेगा तो समझे खेल। नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में बैठे बैठे आंकड़े तैयार मत कीजिए। आप वी आर नन टू जज, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी जबरदस्ती चली थी, लेकिन समझ में तो सबको आया ही हुआ है ना। इंस्टाग्राम पे तो मेरे ख्याल से है DK Bhallara _007, और जो राहुल भाई जो ये है अपनी टेलीग्राम, उस पर DRDEV7, ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो, और टेलीग्राम की आईडी है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, बिना किसी स्पेस के, DRDEVENDER देवेंद्र बल्हारा BL। लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं। सुरेश भाई, कोई का हम कैसे कह दें यार। हम बोले आप मान रहे हो, तो कोई, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं मानता। इस स्टेटमेंट को बदलिए। सिर्फ वो लोग नहीं मानते जो सरकारों को अपने आका मानते हैं।
जिनमें थोड़ी सी भी समझ और कॉमन सेंस है वो मानते हैं। सबको एक लाइन में मत लपेटिए प्लीज। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है दुबई में, हाँ बिल्कुल। जिस टाइम पे ये इसमें लगाए थे ना कश्मीर वाले, ये कश्मीर फाइल वाले मुद्दे पे जब देश घूम रहा था, उस टाइम पे वहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो चुकी है। इंदौर में टीम है भाई, भाग्य ज्योतिष। अब ये नाम ही भाग्य ज्योतिष, मुझे नाम भी नहीं पता है। अब आप ही अगर आइडेंटिटी छुपा रहे हो तो बताओ। एजुकेटेड लोग मानते ही नहीं कितना भी सर। वैसे तो आपकी बात तो आज़ादी के लिए हर दौर में लड़ना पड़ता, बिल्कुल हर दौर में लड़ना पड़ता है। अब हरियाणा के लोग तो खैर खड़े ही हैं, अभी भी लड़ाई लड़ ही रहे हैं दोस्तों, और वो तो लड़ाई जारी रखेंगे। आप ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कर दीजिए जितना हो सके। हमारे ये जो चैनल्स हैं इन सबको बिठा दिया इन लोगों ने कि बात लोगों तक नहीं जानी चाहिए, बट फिर भी लोग लगे हुए हैं, हमारी मदद भी खूब करते हैं। आप 3 लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है कनेक्ट करने के लिए, तो मैं कनेक्ट कर देता हूं अगर आप लोग आते हैं तो। शिक्षा सक्सेना ने अप्रूव करना है आपको, आपके पास आई होगी एडिंग की अप्रूवल। जो आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी उसको मैंने किया है, आप जुड़ सकते हैं। आप अपनी कोई बात कहना चाहें तो। भाई डॉक्यूमेंट से ऊपर जा चुकी है लड़ाई दोस्तों, मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ आपको। लड़ाई डॉक्यूमेंट से बहुत ऊपर जा चुकी है। आप वो आपको समझ आया होगा ना, तो उन लोगों को ढूंढिए जो आपकी बात समझते हैं बस, लॉजिकली। डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा सारे, आप वहां से उठाते रहिएगा। चैनल पे फिर पहले 50 जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो उनको वो शो करता रहता है। रशिया अमेरिका के अगेंस्ट है, लेकिन वो भी डैश के ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, रशिया अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, लगता है हमारे को अलग, ये सब मिलके कर रहे हैं। सर आपकी वीडियो शेयर की तो मेरा अकाउंट ही डिसेबल कर दिया। अब नहीं करेगा, अब मैं ऐसी चीजें नहीं बोलता हूँ। आप उसमें लिखिएगा मत कुछ अपनी तरफ से। और लाखों लोग जागरूक हाँ हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। अब तो केवल जो जागरूक लोग हैं उनको असेंबल करने की, उनको संगठित करने की जरूरत है, सिर्फ जागरूक लोगों को। अब उसको पड़े रहने दो जिनको नहीं समझ आ रहा है। 5G के ट्रायल जब शुरू होंगे तो खेल अगला शुरू होगा। गुजरात वाले डर रहे हैं, नहीं डरेंगे नहीं, बहाने से ही सही। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नया गुलाम है अरविंद केजरीवाल, तो इसके चक्कर में ही सही अभी हरियाणा में भी कुछ गुलाम प्रवृत्ति के लोग इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे किसी टाइम पे हमने बहुत सपोर्ट किया इस बंदे को, लेकिन इसने तो 2000 के चालान लगा के साबित कर दिया कि ये उस खिलाड़ी, ये खेल है। ब्रिटिश स्लेवरी, अभी तो ब्रिटिश स्लेवरी वाला ही दौर है भाई। अभी तो वही दौर चल रहा है अगर सही से देखा जाए तो। अभी कोई चांस नहीं है बचने का। आप खरीद उनका रहे हो, खा उनका रहे हो, उनका दिया हुआ पहन रहे हो, उनके तरीके से चल रहे हो, तो सब कुछ हम उन्हीं को दे रहे हैं, हमारा पैसा सारा उनके पास जा रहा है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनसे बाहर अभी तक गए ही नहीं है। सब कुछ वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। आ, और कोई साथी ऐड होना चाहता है तो आप ऐड होने वाला बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हम आप आकर के अपनी बात रख सकते हैं। हमारी बात हो गई है उसके ऊपर, जो ट्रीटी है उसके ऊपर, तो डिटेल में ही एक वीडियो 2 घंटे की उसी पे बन जाएगी। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि वो जानकारी लोगों तक पहुंचते ही वो डिलीट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पंगा है। हम कोशिश करेंगे उसको चैनल पे डाल दें, टेलीग्राम चैनल पे एक बना लेंगे। अ, शिखा, शिखा जी मैंने अभी आपको ऐड करने का, आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी तो मैंने राजीव दीक्षित भाई की वो वीडियो है मनीष भाई, जो WTO के ऊपर जो समझौता, आप सिर्फ राजीव दीक्षित ऑन WTO ऐसा करके सर्च कर लेना। हम्म।
ओम प्रकाश भाई, दोस्तों के साथ ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी जो लॉन्च होगा तो मैं आपको जागरूक, यही इसीलिए इसको सी फर्स्ट कर लो आप, मैं बता दूंगा आपको कि जब सारे दोस्तों को आना होगा मैं बता दूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा है, करना नहीं चाहते हैं जो, देखो जिसको समझ नहीं आया हुआ है वो अभी घर में ही बैठा है, वो भी आराम से बैठा है, उसे लग रहा है कोई खतरा नहीं है। पर जिस दिन ये समझ आएगा कि सारा कुछ प्लान चल रहा है, और जिस दिन उसे लगेगा कि या वाकई में देर हो चुकी है, उस दिन तो निकलेगा ना। दास रवि बोल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्या? भाई कॉल वाला बहुत प्रॉब्लम है, एक तो रेडिएशन कान के बिल्कुल पास लाने से सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और दूसरा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया करो यार, जो भी बात कहना चाहते हो, तो जो भी बात आप कहोगे मैं सुन लूंगा आराम से। और डाउनलोड तो हो जाते हैं सारी वीडियोस, जो नहीं, मैंने तो किसी पे भी कोई प्राइवेट या कॉपीराइट एक्ट वो नहीं लगा रखा, मैं नहीं लगाता हूँ, आप डाल सकते। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज बात करके आपसे, ताकि अपनी जानकारी तो हमने शेयर कर ही ली। आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिएगी तो आप मुझे, देखिए बहुत ज्यादा नहीं शेयर कर पाता, लेकिन मुझे अगर ये पता चल जाए, आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, मैं मैसेज तो पढ़ लेता हूँ, उनको एक एक आदमी को तो इसलिए क्या है कि जब बैन होने से बचने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, तो आप लोग अपने बातें भेजते रहिए मुझे, मैं अगर रिप्लाई नहीं करूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा नहीं है। सुनील दैया कि लॉकडाउन होगा, बिल्कुल होगा भाई, लॉकडाउन के लिए तो तैयारी चल रही है, ये जो ट्रीट जो मैंने अभी इस वीडियो में जो बताया है, वो लॉकडाउन की तैयारी ही बताई है, कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर अगला लॉकडाउन हो और आप लोगों को सच्चाई पता चल जाए, और सच्चाई पता चलने के बाद आप लोग विरोध करने लगो, तो क्या करना है, तो इन लोगों को रगड़ना कैसे है, उसी की तो तैयारी कर रही है सरकार, आप लोगों को अगली बार रगड़ने के लिए ही तैयारी कर रही है। तो पक्का लगेगा 100%, आप रोक भी नहीं सकते, लॉकडाउन पक्का लगाएंगे ये लोग। और फिर वो आप जो कह रहे हैं सर, डाउनलोडर आपकी वीडियो को प्राइवेट बताते हैं, आप किसी और चैनल पे करते होंगे भाई। मेरा चैनल जो नीडर इंडिया का है, वहां आप कर सकते हो। कब लगेगा ये हमें नहीं पता, जैसे ही लोगों को पता लगेगा गुलामी तैयार हैं लोग गुलाम होने के लिए, तो तभी लगा देंगे रितेश। अ, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू आकाशदीप। हम्म, आप अपने जैसे लोग ढूंढिए, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, मान लो, और ये अपने जैसे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको निकलना पड़ेगा घर से, आपको अपना दिमाग खराब करना पड़ेगा, और आपको, सर नेशन लॉकडाउन है, स्टेट्स टुकड़ों में लगेगा, आपको नहीं पता चलेगा, शहर में 4 जगह लगा हुआ है, बाकी का शहर खुला हुआ है, ऐसे करके लगेगा भाई, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे केस मिल गया, यहाँ पे मिल गया केस, यहाँ पे बड़ा खतरनाक वाला भेजिए, ये सब चलेगा, ऐसे होगा। 3 आईडी ब्लॉक हो गई शर्मा जी की, प्रदीप भाई मेरे तो 2 चैनल उड़ा दिए, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाला मेरा पेज बैन, 5.5 लाख दोस्त जुड़े हुए थे, सब उड़ा दिया, सब कुछ खत्म। पुरानी आइडेंटिटी लोगों को ये पता चलता कि मैं पिछले 10 साल से क्या कर रहा था, एक एक चीज थी उसके ऊपर, लेकिन सब उड़ा दिया, अब लोगों को लगता है मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, है ना। getfv.com से प्राइवेट वीडियो भी डाउनलोड है, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर से जुड़े रहे आप सारे लोग। आप इसका लिंक भेजिए, दूसरे लोगों को समझाइए, और सबको बताइए, जानकारी ही बचाव है बस, बोलना ही इलाज है, आपको बोलना ही होगा, आपको बोलना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी आप चुप हैं, कोई बात नहीं, आप आखिर में देखिएगा, आपको सड़क पर ही आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव में तो कोई भी नहीं निकलता, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसे थोड़ी, भाई वो यही तो कह रहा हूँ कि घर जाओ, पूछ के आओ,
मान लो मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखिए हमने जब शुरुआत में कैसे किया था, हम घर में गए, हमने बोला तुमको लगवानी है, तुमने लगवा ली, हाँ लगवा ली, ठीक किया कि अच्छा किया, तुम बताओ तुमने वो क्यों लगवाई, बोला सरकार ने जबरदस्ती करी, अच्छा तुमने बीमारी के चक्कर में तो नहीं लगवाई ना, ना ना ना, पता था ना बीमारी का तो क्या खेल है, हाँ वो पता था, तो फिर इसका मतलब तुमने जबरदस्ती में लगवाई, तो एक अगली जबरदस्ती करेगी तो बोला फिर भी लगवानी पड़ेगी क्योंकि सरकार के आगे तो नहीं अड़ सकते, अगर कल को आंदोलन होने लगे तब आ जाओगे इकट्ठा हो गए, भाई आ जाएंगे, तो नोट कर लो, अभी तो नहीं बोल रहा वो, लेकिन आपके पास लिस्ट में तो है ना कि वो बंदे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसने जबरदस्ती में लगवाई थी, वो चाहता नहीं था। तो जिस आदमी ने जबरदस्ती लगवाई थी और उसके शरीर में कोई डिफेक्ट हो रखा है और उसको अपना अब इलाज मतलब खुद करवाना पड़ रहा है, वो आदमी आप दूसरे लोगों को और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा दोस्त। तो इसलिए रितेश ऐसे नहीं कह सकते, घर में बैठे बैठे नहीं प्लान करना कि कोई नहीं आता कोई नहीं निकलता, जाना पड़ेगा अपने को उसके पास। फिर एक आदमी को बोलो, वो आदमी मान लो भक्त है, वो कहता है मैंने तो लगवाई थी और बहुत सही किया सरकार ने, और मैंने तो फलाने जो मोगली जी के कहने से लगवा लिया, या मैं तो इसलिए लगवाया क्योंकि मोगली जी कह रहे हैं, ठीक है, पप्पू जी कह रहे हैं, मोगली जी कह रहे हैं, लाला जी कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, फिर अगले पे चले जाओ। भाई आप, रोजगार आपके पास नहीं है, डिपार्टमेंट आपके नहीं बचे हुए, शिक्षा आपकी नहीं बचनी है, नशा आपके लिए तैयार हो रहा है, इंटरनेट आपका बंद होने वाला है, महंगाई आने वाली है, आप बर्बाद वैसे ही होने वाले हो, 100% बर्बाद होने वाले हो। जितने जितना पैसा कमा लिया सारा सारा पैसा अस्पतालों को देने वाले हो आप, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, किसी काम नहीं आएगा आपका पैसा और आपकी दौलत, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको रगड़ा जाएगा। अगर आप सरकार के साथ शामिल हो गए तो बच गए, नहीं तो ऐसे रगड़ने का प्लान कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए तो बच जाओगे। तो फिलहाल के लिए ढूंढ लीजिए कोई अपने जैसा, जो आपको अपने जैसा लगता हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम भाग नहीं रहे होते, दौड़ नहीं रहे होते लोगों को बात बात करते हुए, और हम कॉन्टिन्यूस लगे हुए। आप सोचिए, सोचो, आप एक चीज सोचो कि जब मैं जेल से आया, लोगों के सेंटिमेंट्स कितने तेज थे मुझे पता है। मेरी माँ को चिट्ठियां दे के जा रहे थे लोग, मेरे घर वालों को, कि अपना नाम पता लिख के, फोन नंबर पता करके, कि भाई के लिए जान भी दे देंगे, देवेंद्र भाई के लिए ये कर देंगे, देवेंद्र भाई के लिए वो कर देंगे, और जो भी देवेंद्र भाई बोलेगा हम खड़े मिलेंगे। आज वो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आते हैं बेचारे, आ ही नहीं पाते हैं, इतने बिजी हैं। अगर उस वक्त बाहर आते ही हम लोग दान मांगते, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के नाम पे, तो करोड़ों रुपए इकट्ठा होता हमारे पास आज। अब वो जोश धीरे धीरे लोगों के ढीले हो रहे हैं, तो जिनको असली में बात समझ आई हुई है वो आज भी खड़े हैं, बाकियों को अब जरूरी काम आने लग गए। समझे आप बात को? हमने लेकिन, हमें पता था कि ये जोश है नया नया, अभी लोग साथ आ रहे हैं, हम नहीं करेंगे अभी, हमें पता है कि हमें जो जिस तरह के लोगों ने लड़ाई लड़नी है, केवल वो लोग लड़ सकते हैं जो अवेकन है, जो समझे हुए हैं, जो समझ सकते हैं, और जिन्होंने समझा है लंबे समय से, जिनके अंदर वही पीड़ा है कि हमारे बच्चे बर्बाद होने वाले हैं, क्या करेंगे हम इन पैसों का और इन नौकरियों का, नहीं रहने वाली आपकी नौकरियां, आप मानिए मेरी बात, नहीं रहेंगी, किसी काम नहीं आने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इज्जत बेइज्जती का, जेल जाने का, मरने का, अब चीजें उनसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। अ, कितने मुकदमे होंगे, देशद्रोह का होगा, जो भी होगा, आपको आना ही पड़ेगा, सड़क पर ही आना पड़ेगा। आप याद देख लीजिएगा जब मैं कहूंगा कि हमने बोला था कि आपको ये करना पड़ेगा, कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकते, संविधान के हिसाब से नहीं, ये संविधान में चेंजेस कर देंगे, कानून ही बदल देंगे, कानून ही वैसा बना देंगे जो इनको चाहिए, जिस तरह का इनको करना है, फिर क्या करोगे आप? हैं? मैंने मामा से को बोला तो उन्होंने मुझसे बात बंद कर दी। बहुत अच्छी बात है प्रदीप भाई, ये जो समय है ना, ये देखो ना, आपके आसपास पूरी तरह से रीसेट हो रहा है। जो लोग एक खास तरह के मतलबी और पैसे को ही सब कुछ समझने वाले, और जिनके अपना कोई जमीर नहीं है, जिनकी अपनी कोई जबान नहीं है, वो लोग आपसे धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। जेन्युइन लोग, जबान के पक्के जमीर वाले लोग, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसे लोग धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। पिछले इतने सालों से जो हम काम कर रहे थे उसमें यही चीज हमने नोटिस की
कि जो ऐसे लोग थे जो बिल्कुल निहायती नीच लोग थे, वो धीरे धीरे हमसे दूर हो गए ऑटोमेटिकली। और जो अपने आप को छोड़ करके दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये रीसेट हमारी लाइफ में भी हो रहा है। तो पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, जो रिश्ते नहीं थे किसी काम के, नए रिश्ते बन रहे हैं। एक से एक साथी हमारे पास ऐसा भी है जो जिसको हम पहली बार मिले हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, और खड़ा मिलता है हर जगह, आगे ही खड़ा मिलता है। एक का नाम ले दूंगा तो दूसरे का रह जाएगा, और लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की। लेकिन ऐसे दोस्त हैं, तो ऐसे नए रिश्ते बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये आने वाले समय में कौन लोग समाज को किस तरह से, देखिए, आप समाज के हर वर्ग का भला चाहते हो, इसमें इससे अच्छा आदमी और कौन होगा आपके सर्कल में? तो उनको ढूंढिए आप, बाकी लोगों को। जो केवल अपने बारे में सोचेंगे वो फिर यही कहेंगे कि यार खुद की खाल बचा लो, बाकी दुनिया को भाड़ में जाने दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका समाज बर्बाद चल रहा हो और आप अपने बच्चे को बचा लोगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अभी तो फिलहाल पिछले वाले में तो आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना के काम चला लिया था, अगले वाले में नहीं बनाने देंगे, रगड़ा लगाएगा। पर अगले के तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अच्छी बात है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, आप जानते भी हैं। और मैं कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट अपने वहाँ डालने की। तो आप लोग जुड़िए, जितना हो सके अपने लोगों को जोड़िए, अपने जैसे लोग इकट्ठा करिए। रोहतक में कल हुड्डा पार्क बस स्टैंड के पास सुबह 10 बजे, 5 अप्रैल, मंगलवार को। कि कई बार ऐसा हो सकता है ये वीडियो कोई परसों देखे तो वो सोचे कल आया हूँ मैं। 5 अप्रैल को आप आइए, मिलते हैं रोहतक वाले लोग। और गुड़गांव, फरीदाबाद, क्योंकि इन एरिया में बहुत कम लोग निकलने वाले हैं घरों से, तो वहाँ के लोगों को अगर आपके कांटेक्ट में है तो उन लोगों को बोलिए कि वो कांटेक्ट करें। और एक दो गांव में प्रोग्राम्स हो जाएंगे, और एक दो गांव के लोगों से टीम गठित हो जाएगी, और लोग मिल लेंगे। तो कौन कौन लोग हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे उनका पता चल जाएगा। एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें, ऐसा विचार है कि हम अपने लोगों के लिए तो कम से कम लड़ें, तो उन लोगों के लिए लड़ें जो समाज का कुछ बेहतर, कुछ भला चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की वार्ता को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निडर इंडिया वाले चैनल पे मैं वीडियो डालूंगा, प्लीज उस वीडियो का लिंक भेजिएगा जो मैंने अभी रिकॉर्ड की थी। और ये जनता सरकार मोर्चा का पेज है, इसको प्लीज आपको आप ही को प्रमोट करना पड़ेगा। हमारे पास ना फंड्स हैं इसको बूस्ट देने के, ना हमारे पास लोग हैं जिनको हम कह सकें शेयर करने का। तो आपको ही करना पड़ेगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच।